हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है वापस से आप सभी का हमारे और आपके टूई क्लासेस में। तो मैं आज आप लोगों के लिए सीबीएसई के द्वारा जो पब्लिश किए गए हैं सैम्पल पेपर है, उस सैम्पल पेपर के मैं साइंस सैम्पल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, जिसमें 3 पार्ट में वो डिवाइडेड है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो आज मैं फिलहाल सिर्फ फिजिक्स पार्ट लेकर के आपके सामने आया हूँ। फिर हम लोग उसके बाद केमिस्ट्री के बारे में बात करूँगा, देन नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने क्या किया था, इसके पिछले वीडियो में मैथ के जितने भी थे सेक्शन वो सब मैंने एक पार्ट वाइज समझाया था, सॉल्व किया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाओ वहां से उस वीडियो को देख सकते हो बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के साथ इसी का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग सारे क्वेश्चंस को इसके मार्किंग स्कीम के साथ देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर। तो चलिए बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन और इस सैंपल पेपर का 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, इट्स इमेज इज फॉर्म। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो फ्रंट मिरर के जो कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में रखा हुआ है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो सीधा सा बात है, ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इस तरफ फोकस रहता है, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर और इधर पोल रहता है। ठीक है ना। अब क्या बोला गया है कि इसके हम फ्रंट में एक ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो किधर बनेगा इमेज। तो आप लोग पता होना चाहिए कि अगर इस तरफ से अगर रे इंसिडेंट हो रहा है तो ये फोकस से निकलेगा, है ना। ये कैसे निकलेगा, फोकस से निकलेगा। लेकिन दरअसल जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, इसलिए वो क्या करेगा, ऐसे इंसिडेंट करके इस तरह से रिफ्लेक्ट कर गया। तो अगर हम पीछे लाइन प्रोड्यूस करें वो फोकस से निकल रहा है, ठीक है। वैसे अगर हम पोल से अगर कोई लाइन को इंसिडेंट कराए रेज ऑफ लाइट को, तो वो सेम एंगल बना के निकलेगा, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, ठीक है। ये एंगल आई और ये एंगल आर इक्वल हो जाएगा। तो ये भी अगर हम पीछे प्रोड्यूस करें तो ये इस पॉइंट पे मीट किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म हुआ। तो अब एक बात यहाँ पे आप लोग गौर करो, यहाँ पे जो भी इमेज का फॉर्मेशन हुआ वो क्या हुआ, बिहाइंड द मिरर हुआ, मिरर के पीछे हुआ। तो 1 2 3 4, तो 4 नंबर सही जवाब हो गया। बिहाइंड द मिरर बनेगा और इसका पोजीशन वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस घटाओगे बढ़ाओगे तो इसका जो इमेज का जो पोजीशन होगा, जो भी डिस्टेंस होगा वो भी वेरी करेगा बच्चों, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो गया वो हो गया डी, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, मतलब इस फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे कुछ सॉल्व करने वाले होंगे और कुछ ऐसे मैं आप लोगों को समझा दूंगा। अगर आप लोगों को इसके प्रॉपर आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके इसके पीपीटी डाउनलोड कर सकते हो, जहां पे मैंने सबके पूरे आंसर्स लिख दिया है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो फिर अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, व्हेन लाइट इंटर्स द एटमोस्फेयर it strikes on extremely fine particles which deflect the rays of light in all possible direction due to। आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वो क्या होता है कि जब भी सन से जो व्हाइट लाइट इंटर करता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो वहां पे बहुत सारे एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स होने के कारण, कुछ बड़े पार्टिकल्स कुछ स्मॉल पार्टिकल्स होने की वजह से क्या करता है, लाइट जो है वो क्या करता है, स्कैटर्ड करता है, ठीक है ना। तो ये इसका जो सही ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लाइट स्ट्राइक्स करता है किससे, फाइन पार्टिकल से वो जाके टकरा जाता है। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। तो सी नंबर क्या हो गया, सी नंबर इसका सही आंसर हो गया बच्चों, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, ये असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग करते हैं। A compass needle is placed near a current carrying conductor, current carrying wire। एक करंट कैरिंग वायर है, मतलब ऐसा वायर जिसमें करंट क्या हो रहा, ये ट्रैवल कर रहा, फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। वो अगर हम उसके सामने एक कंपास लेके आ जाते हैं तो द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल डिक्रीजेस व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज वायर इंक्रीजेस। मतलब अगर आप करंट जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे जो भी डिफ्लेक्शन होगा वो कम होता जाएगा। जी नहीं, ये दरअसल गलत है। जैसे जैसे आप करंट बढ़ाओगे डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज करते जाएगा। बात समझ में आया। तो मतलब असर्शन तो गलत हो गया, ठीक है, असर्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया।
assertion is false, but रीजन देखते हैं, ठीक है, क्या रीजन सही है? द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट नियर द कंडक्टर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीज इन करंट। हाँ, ये सही है, आप जितना करंट इंक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही इंक्रीज करते जाएगा। तो बट रीजन इज ट्रू, रीजन क्या है? रीजन ट्रू है, लेकिन असर्शन क्या है? गलत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों आप सभी को? चलिए, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, ये सभी के लिए आप लोगों को 1 मार्क्स मिलेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन, जो कि 2 मार्क्स के है। मैं सिर्फ आज आप लोग के सामने फिजिक्स से क्वेश्चन लेकर के आया हूं, हम लोग हर एक सेक्शन को पार्ट वाइज करके लेके आएंगे, ठीक है ना। फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, इस तरह से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला, 24 नंबर क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़ के देखो, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ 3 मीडियम आर गिवन। 3 मीडियम है हमारे पास, ए बी सी, तीनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी। अगर रे ऑफ लाइट ए से बी ट्रैवल कर रहा, देन अनदर रे इज ट्रैवलिंग बी टू सी, मतलब एक रे ए से बी जा रहा और दूसरा रे बी से सी जा रहा। पहला क्वेश्चन क्या बोला, इन विच ऑफ द 2 केसेस द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। ये दोनों में से, मतलब एक केस हो गया आपका ए से बी और दूसरा केस हो गया आपका बी टू सी। तो आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा रे होगा जो नॉर्मल के तरफ बेंड होगा। तो आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कोई भी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो याद रखिएगा उसका जो स्पीड ऑफ लाइट होगा उस मीडियम में वो कम होगा। समझ में आया? मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उस मीडियम का तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, पहला केस में ए से बी जा रहा है ना, ठीक है, तो ए से बी जा रहा है, मतलब 1.6 से 1.8 जा रहा है, मतलब पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा था। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा, ए नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बताओ, दोनों में से किसमें नॉर्मल तरफ बेंड करेगा। तो आपको पता है जब भी हम लोग रेयरर से डेंसर की तरफ जाते हैं तब क्या होता है, बेंड करता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.6 और इसमें 1.8 है, तो 1.6 में स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में कम है, तो इसका स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा और इसका स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा। तो देखो रेयरर से डेंसर में जाएगा ना, तो जो आंसर होगा पहला का वो क्या हो जाएगा, ए टू बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ए का वो क्या है, कम है, किसके रिस्पेक्ट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बी का, ठीक है। तो जब ऐसा केस होता है तो देयरफॉर आप लोगों को पता होगा कि जो स्पीड होगा ए मीडियम में वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, जो वेलोसिटी मतलब होगा बी मीडियम का, ठीक है ना। तो सीधा सा बात है, ए हो गया रेयरर, बी हो गया डेंसर। तो जब भी रेयरर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा बच्चों, ठीक है। ये ए नंबर का आंसर हो गया। अब देखो बी नंबर क्या बोल रहा है, इन विच केस डज द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस इन द सेकंड मीडियम, गिव रीजन फॉर योर आंसर। बोला है कि इन विच केस डज द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस इन द सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम जो है उसमें कौन से केस में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो सेम बातें हैं, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज कब करेगा, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। समझ में आया? मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा से कम में जा रहा है तभी क्या करेगा, स्पीड इंक्रीज करेगा। तो देखो बी से सी, अगर आप ध्यान दो, बी से सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और कम है, मतलब ज्यादा से कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। याद रखना इनवर्सली है ये दोनों, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन से केस में, तो बी टू सी केस में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है जो सी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे। तो इसका हिसाब से देयरफॉर अगर बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो जो वेलोसिटी होगा, स्पीड ऑफ लाइट होगा बी मीडियम में वो कम होगा, किसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो इंक्रीज किया ना, बी से सी में गया तो वेलोसिटी इंक्रीज किया। तो कौन से केस में वेलोसिटी इंक्रीज किया, स्पीड इंक्रीज किया, स्पीड ऑफ लाइट, तो बी टू सी में। चलिए बच्चों क्लियर ये क्वेश्चन आप लोगों को, तो इसके लिए 1 मार्क्स और देन दूसरे वालों के लिए भी 1 मार्क्स, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर
is cut into 3 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this parallel combination is R1, what is the value of the ratio R1 is to R? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? बोला है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया है। ठीक है, अगर R को 3 पार्ट्स में कट कर दिया गया है तो एक बात बताओ, तो एक पार्ट कितना होगा? ठीक है, अगर टोटल पार्ट R है, ठीक है, मान लेते हैं, देखो टोटल पार्ट्स कितना है? R है। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, तो फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट R को 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है तो R/3 फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा? सेकंड पार्ट भी सेम हो जाएगा R/3, क्योंकि 3 पार्ट में है। और जो थर्ड पार्ट हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा? R/3। दोनों R/3 हो गया। और क्या बोला? इसके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R1 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है ना, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है? 1/R1 इज इक्वल टू 1/R1। अच्छा, जो 1/R इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरह से चलता जाता है। लेकिन हम लोग के पास क्या 3 पार्ट है, तो हम लोग सभी के वैल्यू इस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे। तो 1/R1 इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है? R1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट की जगह R1 दिया हुआ है। 1/R1, R1 कितना है? R/3 है। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई R/3 हो गया। वैसे तीनों में प्लस 1 डिवाइडेड बाई R/3 और प्लस 1 डिवाइडेड बाई R/3, सभी के रेजिस्टेंस के हम लोग वैल्यू पुट कर दिए। अब ये 3 नीचे है ना, तो ऊपर जाके 3 क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है बच्चों। तो 1/R1 इज इक्वल टू 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो 1/R1 कितना हो गया? ये R तीनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम हो गया 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो गया? 9/R हो गया। अब अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें, ठीक है, तो क्या रेशियो किसका पूछा है? R1 रेशियो R है ना, तो इसका रेसिप्रोकल कर दे तो क्या हो गया? R1 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, इस तरफ भी R ऊपर चला गया और 9 नीचे आ गया। ठीक है, अब इस R को अगर हम इस तरफ लेकर के आते हैं, इस तरफ लेकर के आते हैं, तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। अगर हम इस R को नीचे लाते हैं तो R1/R कितना हो गया? 1/9 हो गया ना। R1/R कितना हो गया? ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग बात करें R1:R, वो कितना हो गया? 1:9। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो कितने रेशियो में है? तो 1:9। देखो बच्चों, समझ में आप सभी को? 3 पार्ट में कट करने बोला था, तो सीधा सा बात है 3 से डिवाइड कर दिए सब पार्ट्स को, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसीलिए। तो तीनों पार्ट्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। देन पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये होता है, सभी के वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग को R1 दिया था, तो यहाँ पे हम लोगों ने R1 पुट कर दिया और फाइनली उसको सॉल्व करके हम लोगों ने रेशियो निकाल लिया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अच्छा, इसमें मार्क्स कैसे होगा? तो सिंपल सा बात देखिए, आप अगर इतना करोगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, मतलब 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे तो उसके लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। और देन आप उसको सॉल्व करोगे, रेशियो निकालोगे आंसर, तो आपको उसके लिए 1 मार्क्स मिलेगा। तो टोटल 2 मार्क्स आप लोगों को मिल चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। रेफर टू द इमेज बिलो एंड स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स इंडिकेट रीजन्स where the magnetic field is stronger outside the magnet. What happened to the magnetic field when the current in the circuit is reserved? पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जो है मतलब वो स्ट्रॉन्गर होगा मैग्नेट के आउटसाइड या इनसाइड में, किस में? तो सीधा सा बात है, आप लोग समझ लो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब होता है? जहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाउंस है वो क्राउडेड है, मतलब वो ज़्यादा पास में है। और ख़ास करके ये कब होता है? जब वो पोल पर होते हैं, चाहे वो साउथ पोल या नॉर्थ पोल, ये दोनों के अगर वो पोल पे होते हैं ना,
तो मैग्नेटिक फील्ड्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो सीधा सा बात है, इसके जो पोल्स पे होंगे जहाँ पे बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड्स क्या क्राउडेड है, मैग्नेटिक फील्ड लाउंस, तो यहाँ पे क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे। यही पूछा है ना कि कौन से रीजन में स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। तो जहाँ पे क्राउडेड है मतलब नॉर्थ या साउथ पोल, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। बात समझ में आया। अब जैसे जैसे आप उससे दूर जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, रिड्यूस होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट हैपन टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इन द सर्किट इज रिजर्व। सीधा सा बात है, अगर आप करंट को उल्टा कर दोगे तो डायरेक्शन भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इज ऑल्सो, और डायरेक्शन इज ऑल्सो रिजर्व, ठीक है। डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, वो भी रिवर्स हो जाएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। आप डायरेक्शन चेंज करोगे, मतलब आप करंट का डायरेक्शन चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप उसको रिजर्व करोगे तो इसको भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। क्लियर बच्चों। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर वही पीपीटी में अच्छे से प्रॉपर वे में लिख के मैं लिंक, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ है, आप जाके वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम लोग को समझना है, ठीक है। हम लोग खुद के लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हम लोग को रटना नहीं है, हम लोग को बेसिक चीज़ें, हम लोग को कंसेप्ट समझना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से क्या समझे कि जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कहाँ होता है, पोल पे ज़्यादा होता है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपस में बहुत ज़्यादा क्राउडेड होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं और बहुत ही ज़्यादा होते हैं। बात समझ में आया बच्चों। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन व्हाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। मतलब हम लोग कोई भी मीडियम का बात कर रहे हैं एयर के रिस्पेक्ट में, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा 1 से ज़्यादा आता है, ऐसा क्यों होता है। तो आप लोगों को पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, है ना, कोई भी मीडियम है उसमें, मतलब नॉर्मली क्या होता है C/V, यही होता है ना फॉर्मूला। तो एक बात बताओ, जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जितने भी मीडियम के जो स्पीड होते हैं वो क्या होते हैं, इससे कम होते हैं। बात समझ में आया। हमेशा जो भी होते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम उससे कम होते हैं सारे मीडियम के स्पीड। तो जाहिर सा बात है कि जो भी इस मीडियम का स्पीड होगा वो क्या होगा, इससे कम होगा। तो जब कम होगा नीचे डिनोमिनेटर कम हो जाएगा और न्यूमरेटर ज़्यादा हो जाएगा, तो जाहिर सा बात है ये 1 से ज़्यादा ही आएगा। बात समझ में आया। इसके जो रेशियोज होंगे वो क्या होंगे, हमेशा कोई भी मीडियम के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे वो हमेशा 1 से ज़्यादा होंगे, 1.3, 1.5 इस तरह से होंगे। बात समझ में आया। आपको पता होना चाहिए कि जो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट होता है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और जो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट होता है वो क्या होता है, मतलब वाटर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये सारे क्या है, एयर से कम है ना, और भी आप देख लो वो सब एयर से कम होते हैं। तो हमेशा 1 से आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, इन द फिगर बिलो अ लाइट रेज ट्रेवल्स फ्रॉम एयर into the semi-circular plastic block, give a reason why the ray does not deviated at the semi-circular boundary of the plastic block। मतलब जब ये रेज ऑफ लाइट एयर से प्लास्टिक ब्लॉक में इंटर किया तो यहाँ पे कोई भी डेविएशन नहीं देखा गया, इस पॉइंट पे कोई भी डेविएशन नहीं देखा गया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, रीजन देना है। तो सीधा सा बात है, अगर कोई भी डेविएशन नहीं देखा गया है, कोई भी मतलब जो लाइट रेज है वो डेविएट नहीं हुआ है, तो इसका सिंपल सा रीज़न ये हो सकता है कि वो जो लाइट रेज है वो नॉर्मल से फॉल किया होगा, वो नॉर्मल फॉल किया होगा, ठीक है। मतलब वो नॉर्मल इंसिडेंट किया होगा, सीधा सा बात है। मतलब ये जो लाइट रेज एयर से जा रहा है ग्लास में, तो ये क्या हो गया, ये नॉर्मल अगर यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो ये नॉर्मली इंसिडेंट किया है। तो आपको पता होगा कि जब भी कोई लाइट रेज नॉर्मली इंसिडेंट करता है तो वो डिफ्लैक्ट नहीं करता है, वो जो पाथ पे जा रहा था उसी पाथ को कंटिन्यू करता है, बस स्पीड कम हो जाता है। बात समझ में आया। अगर कोई नॉर्मली जा रहा है ना तो वो सीधा ही निकल जाएगा, बस जिस स्पीड से आ रहा था उसका स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है ना। और वापस से क्या हुआ इसके बाद,
तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता चल गया, ठीक है, कि डेविएट क्यों नहीं किया, क्योंकि वो नॉर्मली इंसिडेंट किया था। किसमें इंसिडेंट किया था? सेमी सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द प्लास्टिक ब्लॉक में नॉर्मली इंसिडेंट किया था, ठीक है, इसलिए वो क्या हुआ, वो डेविएट नहीं किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, तीसरा नंबर क्वेश्चन, कंप्लीट द रे डायग्राम ऑफ द एबव सिनेरियो व्हेन द लाइट रेज कम्स आउट ऑफ द प्लास्टिक ब्लॉक फ्रॉम द टॉप फ्लैट एंड। मतलब अब यहां से जब लाइट रेज निकलेगा इसके फ्लैट एंड से, तो क्या करना है, इसको पूरे डायग्राम को कंप्लीट करना है। तो सिंपल सा बात है, प्लास्टिक है, स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, और फिर जब एयर में जाएगा स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा। तो जब कम स्पीड से ज्यादा स्पीड, मतलब डेंसर से रेयरर में जाता है, तो वो क्या होता है, नॉर्मल से दूर जाता, अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट करते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल से दूर इस तरह से इसका क्या होगा, इस तरह से इसका रिफ्रैक्शन होगा। बात समझ में आया? तो ये रेज ऑफ लाइट इस तरह से गया और देन फिर इस तरह से इसका रिफ्रैक्शन हो गया। तो ये तीनों क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन, ये भी 1 मार्क्स से क्वेश्चन, और ये भी 1 मार्क्स से क्वेश्चन, तीनों 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, ठीक है बच्चों, क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। State the law that explains the heating effect of current with respect to the measurable properties in the electrical circuit। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये पहला वाला, दूसरा वाला 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला है कि हम लोग को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट। सीधा बात है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को हम लोग जूल्स लॉ भी बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा। क्या कहता है जूल्स लॉ, कि अगर आप जितना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करोगे, हीट बढ़ाओगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट का स्क्वायर से, है ना बच्चों। करंट जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे, हीट उतना ज्यादा प्रोड्यूस होते जाएगा, हीटिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। और दूसरा क्या कहता है कि आप जितना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, हीटिंग इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और तीसरा क्या कहता है कि आप अगर टाइम बढ़ाओगे तो भी हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। तो अगर इस तीनों इक्वेशन को आप लोग मर्ज कर दो तो क्या हो जाएगा, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। यही हम लोगों ने देखा था ना हीटिंग इफेक्ट में, कि क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I स्क्वायर RT के। तो इस तरह से इसके रेस्पेक्ट में हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। अगर आप करंट बढ़ाओगे तो हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो भी हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, और अगर आप टाइम बढ़ाओगे तो भी हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा बच्चों, ठीक है, क्लियर है। ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन थे, और आपको पता होगा प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आएगा J, जिसको हम लोग 1 के सिमिलर होता है। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। दरअसल ये सबको आपको लैंग्वेजेस में लिखना है, देन आपको नीचे, मैं बस आपको लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है, आपको ये सबको लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। सारे लैंग्वेज मैं इसके PPT एक प्रॉपर वे में डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया हूँ, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, इसके सारे आंसर एक प्रॉपर तरीके से। खैर अब यहाँ पे देखो दूसरा नंबर क्या बोला, लिस्ट द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड। ये दूसरा नंबर था, ये पहला नंबर था। चलो हम लोगों को 2 मार्क्स मिल गया। अब हम लोग आते हैं फैक्टर्स के बारे में। तो रेजिस्टेंस के 4 फैक्टर्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। पहला होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है। और तीसरा किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल इस पे डिपेंड करता है। और चौथा किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। और किस तरह से डिपेंड करता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, डिक्रीज करेगा, और नेचर पे तो डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एरिया भी इंक्रीज करेगा। तो देखो इस क्वेश्चन का ये हो गया सही आंसर, और आप लोगों को 3 मार्क्स मिल गया, ठीक है। अच्छा सॉरी, टेम्परेचर ना, टेम्परेशन, वाओ, चलिए टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ये तो था रेजिस्टेंस का। अगर रेजिस्टिविटी का पूछ दे तो रेजिस्टिविटी का पूछे ना तो याद रखिएगा बस रेजिस्टिविटी इस दोनों पे डिपेंड करता है, ये दोनों पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, अनन्या रिस्पॉन्डेड टू द क्वेश्चन व्हाई डू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विथ मेटेलिक बॉडीज आर connected to the mains through a 3-pin plug whereas the electric bulb can be connected with a 2-pin plug। आप लोगों ने घर में भी देखा होगा कि जो भी आयरन हो गया या जो भी ये कुकर हो गया, मतलब कुकर नहीं है, जो भी आपका क्या उसको बोलते हैं, गीज़र हो गया, फ्रिज हो गया, तो जितने भी मेटेलिक बॉडीज के जितने भी अप्लायंसेस है वो सब क्या है, वो सब के 3 प्लग होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन जो भी बल्ब हो गया, फैन हो गया, ये सब के मात्र 2 ही प्लग होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, 2 ही पिन प्लग होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो शी रोड्स क्या लिखती है वो, 3 पिंस कनेक्शंस रिड्यूस हीटिंग ऑफ द कंडक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर मतलब जो भी वायर में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसको कम करता है 3 पिन। तो क्या उसका आंसर सही है या गलत है, पहला नंबर क्वेश्चन। तो जाहिर सी बात है उसका आंसर क्या है, गलत है। यहाँ पे तो ये रीजन है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे रीजन क्या है, दरअसल वो 3 पिन प्लग इसलिए होते हैं क्योंकि 2 तो आपके कनेक्शन होते हैं, एक अर्थ वायर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, एक अर्थ वायर होते हैं जो कि जिनका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ताकि अगर करंट उसमें फ्लो हो रहा है ना, ठीक है, तो अगर करंट में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, अगर करंट ज्यादा फ्लो होने लगता है तो क्या करता है वो अर्थिंग वायर उस करंट को अर्थ में जाके लेके न्यूट्रल कर देता है। बात समझ में आया? तो इस रीजन से हम लोग क्या करते हैं, वहां पे 3 पिन प्लग होते हैं क्योंकि एक वहां पे अर्थ वायर होते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर तो गलत है, सीधा सा बात है। दूसरा क्या बोल रहा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ फ्यूज इन अ डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट में फ्यूज का फंक्शन क्या, तो आप लोगों को पता होगा कि कभी कभी करंट क्या होता है, ओवरफ्लो होने लगता है सर्किट में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई अप्लायंसेस हम लोग का खराब ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, हम लोग उसके लिए फ्यूज यूज करते हैं। वो फ्यूज क्या करता है, वो पहले अपने आप से करंट को पास करता है और उस अप्लायंसेस को डैमेज होने से बचाता है जब भी सर्किट में ओवरफ्लो हो जाता है। तो फ्यूज का ये काम होता है, ठीक है बच्चों, समझ में आया फ्यूज का फंक्शंस। तो और पहला का आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग है ना बच्चों। उसका जो आंसर क्या था, रॉन्ग था, जो कि मैंने जस्टिफाई कर दिया, और दूसरा का भी मैंने क्या किया, जस्टिफाई कर दिया, ठीक है बच्चों, क्लियर है। ये सबके आपको मिल जाएंगे, ये सबके लैंग्वेज वाले आंसर्स पीपीटी में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन, द अबव इमेज शोज अ थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। मतलब दिख रहा है आपको 5 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ। व्हाट इज द काइंड ऑफ लेंस शोन इन द अबव फिगर। तो सीधा सा बात है, दिख रहा है कौन सा लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, बढ़िया बात है। दूसरा क्या बोल रहा है, इफ अ रियल इन्वर्टेड इमेज इज टू बी फॉर्म बाय दिस लेंस एट द डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर then shows with calculations where should be the object is placed। मतलब अब अगर जो इमेज का डिस्टेंस है वो 7 मीटर आ रहा है तो आपको कैलकुलेशन करके बताना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोग कहाँ पे रखेंगे, ठीक है, हम लोग ऑब्जेक्ट किधर को रखेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते। दूसरा नंबर क्वेश्चन, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है बच्चों, कितना, 5 मीटर है ना जी। चलिए फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है, और क्या v दिया हुआ है ना, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है ना 7 मीटर। तो एक बात बताओ, अगर रियल और इन्वर्टेड बन रहा है तो मिरर के उस तरफ बनेगा, मतलब लेंस के उस तरफ बनेगा, तो दोनों क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। पुट कर दो, 1/f कितना आ गया, 1/5 इज इक्वल टू 1/7 माइनस 1/u। 1/u को इस तरफ ला दो, 1/5 को उस तरफ कर दो, क्या हो गया, 1/u इज इक्वल टू 1/7 माइनस 1/5। अब हम लोग इसको अगर सॉल्व करें तो क्या हो गया, एलसीएम ले लेंगे। तो 1/u इज इक्वल टू एलसीएम लिया 35 आ गया, 7 के टेबल में 35 5 बार में, तो 5 माइनस 7 आ गया, है ना बच्चों, 5 माइनस 7 आ गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 1/u इज इक्वल टू -2/35 आ गया। देखो माइनस में आ रहा मतलब सही है, u हमेशा माइनस में आता है,
इसको रेसिप्रोकल कर दो तो u क्या निकल गया, -35/2 निकल गया। अगर आप इसको पॉइंट में करते हो तो u कितना निकल गया, -17.5 है ना, -17.5 क्या निकल गया, इतना मीटर है ना जी, इतना मीटर आंसर निकल गया। ठीक है, चलिए अब क्या बोला है, ये तो हम लोगों ने निकाल दिया। कैलकुलेशन ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करेंगे, तो 17.5 सेंटीमीटर पे प्लेस करेंगे। अब इसको क्या बोला, इस डायग्राम को बनाना है एकदम अच्छे से, सेकंड वाले को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग बनाते हैं, हम लोग यही बना देते हैं। ठीक है, सिंपल सा बात है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं, 17.5 मीटर, मतलब कहीं दूर में रखेंगे है ना, कहीं हम लोग यहाँ पे चलिए ऑब्जेक्ट रखे हैं। ठीक है, तो इसका लाइट कैसे, इस तरह से आएगा, इंसिडेंट करेगा और देन फोकस से निकलेगा। ठीक है, और एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा और कुछ इस तरह से निकलेगा। तो कहाँ पे इमेज बना, इमेज बना इस जगह पे है ना बच्चों, इमेज कहाँ बना, इस जगह पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अगर यहाँ पे F1 है F2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 2F1 हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑप्टिकल सेंटर, तो इसके बीच में इमेज बनेगा। ठीक है, F1 और 2F1 के बीच में इमेज का फॉर्मेशन होगा बच्चों, क्लियर है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि और का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा, ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर हैविंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 40 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। पहला नंबर देखते हैं, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ दिस मिरर, मतलब इमेज का पोजीशन निकालना है, मतलब आपको v का वैल्यू निकालना है। तो क्या करना है बच्चों, आप लोग को r दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो r से f निकाल लो, f क्या होता है, इस r को 2 से डिवाइड कर दो तो f निकल जाएगा, मतलब 40 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड कर दो तो f कितना निकल गया बताओ, 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, f 20 सेंटीमीटर निकल गया। ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल जो कि प्लेस किया गया 5 सेंटीमीटर पे है ना, मतलब u कितना दे दिया, 5 सेंटीमीटर दे दिया। तो आप लोगों को पता होगा u हमेशा नेगेटिव होता है और कॉनकेव मिरर है तो इमेज इस तरफ बनेगा, तो इसका फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताओ, मिरर फॉर्मूला है ना, मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, लेंस क्या कहता था 1/v माइनस 1/u, तो मिरर क्या कहता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबके वैल्यूज पुट कर दो, f कितना है -20, तो 1/-20 हो गया, v नहीं पता है, प्लस u कितना है 1/- कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 हो गया। ठीक है, v यहीं छोड़ दो, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, इस तरफ आगे प्लस हो जाएगा, तो मतलब 1/20 माइनस में, और ये प्लस हो गया 1/5। इसको सॉल्व करोगे तो 1/v का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, ये दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 1/v कितना निकल गया, दोनों का एलसीएम लिए तो 20 हो गया है ना जी। 20 के टेबल में 21 बार में, प्लस 5 के टेबल में 24 बार में। चलिए 4 बार में। ठीक है, सही है बच्चों। अच्छा आगे माइनस है ना, ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/v इज इक्वल टू 4 में से 1 गया, क्या बचा 3 बचा, 3/20 आ गया, रेसिप्रोकल कर दो तो v क्या निकल गया 20/3 निकल गया। मतलब अगर आप v का वैल्यू निकालोगे तो कितना निकल गया 6.67 निकलेगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर अप्रॉक्स में आपका वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन देखो ये पॉजिटिव निकला है ना जी, मतलब यहाँ पे रियल इमेज नहीं बन रहा है, यहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है। तो पोजीशन तो हम लोगों ने बता दिया, साइज बताना है। ठीक है, तो साइज तो बताएंगे ही, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ क्या बना है, यहाँ वर्चुअल बना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना है। ठीक है ना, चलिए अब इसका क्या पूछा है, दूसरा नंबर, पहला नंबर हो गया, मतलब पहले नंबर के लिए 2 मार्क्स हम लोग को मिल गया। इतना करने के बाद 2 मार्क्स। वाओ, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, फिर इमेज का साइज तो क्या होता है फॉर्मूला, दूसरा नंबर मिरर में होता है ना HI/HO इज इक्वल टू -v/r
यू, एच आई इमेज का हाइट और एच ओ ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे गौर फरमाओ आप लोग, एच आई कितना दिया हुआ है नहीं पता है, वही तो निकालना है। एच ओ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एच आई नहीं दिया हुआ है, एच ओ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, माइनस वी कितना निकाले हैं 6.67, ये वैल्यू ना पुट करके ऊपर वाला वैल्यू पुट करते 20/3, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और u कितना था 5 था, है ना जी, u कितना दिया था 5 था ना, u 5 था, ठीक है। 5 से ये कट गया 4 बार में, तो एच आई कितना निकल गया, ये 10 चला गया उस तरफ, 20/3 5, तो -4 × 10/3 आ गया। तो एच आई कितना निकल गया, एच आई इज इक्वल टू -40/3, यही निकल गया ना एच आई -40/3। अच्छा u माइनस में था ना, माइनस, u माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 40/3 आ गया। तो एच आई कितना निकल गया, अगर आप पॉइंट में लाओगे तो 13.33 सेंटीमीटर। तो ये क्या निकल गया, हाइट ऑफ इमेज निकल गया बच्चों। देखो क्लियर है आप सभी को। चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शोज द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज एज मेंशन इन द पार्ट 1। मतलब अब इसके क्या करने हम लोग को, रे डायग्राम बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तो मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग बना देते हैं, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। चलिए ये क्या हो गया, एक कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। इमेज किधर रखा गया है, कितने डिस्टेंस पे, 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया। लेकिन अब वो डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है वो बन कहाँ रहा है, वो मिरर के पीछे बन रहा है, मतलब वो वर्चुअल बन रहा है। तो वर्चुअल कब बनता है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ रखे हैं, तभी ये इस तरह से रेज इंसिडेंट हुआ और किस तरह से निकला, फोकस से निकला। दूसरा क्या हुआ, पोल से इंसिडेंट किया और इस तरह से निकला। अब अगर हम इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो देखो इमेज का फॉर्मेशन क्या हुआ, इस तरह से हुआ ना, बात समझ में आया। तो ये इसका रे डायग्राम हो गया। मतलब ए बी यहाँ पे हम लोग रखे थे और यहाँ पे ए डैश बी डैश वर्चुअल अपने को मिला है। तो ये जो 3 नंबर का बोला था रे डायग्राम बनाने, वो हम लोगों ने क्या किया, बना लिया है बच्चों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर है आप सभी को। सबसे पहला पोजीशन बोला था हम लोगों ने निकाला, फिर साइज बोला हम लोगों ने निकाला, और देन फाइनली हम लोगों ने लास्ट में क्या किया, इमेज फॉर्मेशन दिखा दिया, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 39 नंबर क्वेश्चन, एक बार पढ़ के देखो खुद से क्या बोल रहा है, ठीक है बच्चों। विनीता एंड अहमद demonstrate a circuit that operates the 2 headlights and the 2 side lights of a car in their school's exhibition based on their demonstrated circuit. Answer the following question. मतलब हम लोग को इस क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। चलिए जवाब देते हैं, क्या देते हैं, state what happen when switch A is connected to position A, सॉरी पोजीशन 2। मतलब जब हम इस A को पोजीशन 2 से कनेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ कनेक्ट करते हैं, तो देखो जब हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिए तो जो यहाँ से जो करंट जा रहा था, ठीक है, वो इस तरह से पोजीशन 2 में जाएगा, जिससे ये दोनों जो 12 ओम के रेजिस्टेंस होंगे वो क्या करेंगे, उनमें ये करंट चला जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा पोजीशन 2 में कि सिर्फ कौन ऑन होंगे, 12 ओम के जो रेजिस्टेंस होंगे वही सिर्फ ऑन हो जाएंगे, ठीक है ना, वही क्या होंगे, ऑन हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या बोला था, पोजीशन 3 में जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तब क्या होगा, मतलब जब ए को इस 3 के साथ कनेक्ट करते हैं तब क्या होगा, तो 4 सिर्फ और सिर्फ जो 4 ओम के रेजिस्टेंस होंगे वो ऑन हो जाएंगे, ठीक है। 4 ओम के रेजिस्टेंस ही सिर्फ क्या होंगे, ऑन हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। क्लियर है, क्योंकि करंट को फ्लो अब इस दोनों सर्किट में जाएगा, समझ में आया। 12 ओम में जाएगा जब 2 से कनेक्ट करेंगे, और जब 3 से कनेक्ट करेंगे तो 4 ओम वाले में जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 लैंप व्हेन लिट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, ठीक है बच्चों। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू
आई आर होता है, यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला दूसरा नंबर का। अब देखो यहाँ पे आई कितना दिया हुआ है, आई दिया हुआ है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, अच्छा है पोटेंशियल डिफरेंस तो हम लोग को दिया हुआ है ना जी, कितना दिया 12 वोल्ट, यहाँ पे देखो दिया हुआ है हम लोग को, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना जा रहा है 12, मतलब इसके लिए 1 मार्क्स मिल गया, इसके लिए 1 मार्क्स मिल गया, ठीक है। दोनों लैंप पे पोटेंशियल डिफरेंस 12 ओम जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ये सब पैरेलल कनेक्शन है, जब भी पैरेलल कनेक्शन होता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल सब में बंटता है, ठीक है, मतलब सब में इक्वल ही जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो 12 वोल्ट सब में जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द करंट, करंट को कैलकुलेट करना है, 12 एम्पियर मतलब 12 ओम के रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है और 4 ओम के रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है, तो आपको तो पता ही होगा करंट का फॉर्मूला क्या होता है V/R। तो सबसे पहले बोला है कि 12, तो वोल्ट तो 12 ही जा रहा है, पहला कितना वोल्ट पे बोला है, मतलब पहला कितना रेजिस्टेंस है तो 12, तो 12 कट गया तो 1 एम्पियर, ठीक है। पहला वाला से 1 एम्पियर जा रहा है, दूसरा वाला से कितना जा रहा है, तो V/R होता है, तो V है 12, दूसरा वाला का रेजिस्टेंस है 4, है ना जी, 4 है रेजिस्टेंस, इससे कितना करंट जा रहा है तो कट गया, तो 3 एम्पियर का करंट जा रहा है बच्चों, ठीक है। क्लियर है, सिंपल सिंपल, इसलिए तुरंत मैं बना दे रहा हूं, ठीक है। अब क्या बोला, चलो ये हो गया, मतलब 39 नंबर क्वेश्चन में 3 नंबर तीनों क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पे बना दिया है 1, 2 और 2, मतलब 4 मार्क्स हम लोग को मिल गया है, ठीक है ना, मतलब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब या तो इसको सॉल्व करो और एक और में दिया हुआ है, मतलब कोई भी 3 सॉल्व करना है आपको, ये या फिर ये, इसमें भी हम लोग और वाला भी सॉल्व करके देखते हैं कि बोला है कि 4 ओम और 12 ओम ये दोनों में से किसका पावर ज़्यादा होगा, दोनों में से हायर पावर किसका होगा, ठीक है। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन भी हम लोग देख ही लेते हैं, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था, चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा ये तीसरा का ए था और ये तीसरा का बी था, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला हम लोग बात करते हैं पावर निकालते हैं, पावर का फॉर्मूला क्या होता है V/I, ये दोनों के रिस्पेक्ट में नहीं, इसमें बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग को रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना, तो मतलब हम लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मतलब V²R वाला फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे V कितना दिया हुआ है, नहीं V तो 12 है ही, ठीक है, और R कितना दिया हुआ, पहले के लिए 4 दिया हुआ है, मतलब V कितना 12, V का स्क्वायर है मतलब 12 × 12 और बटे में 4, 4 के टेबल में चलेगा कितना बार में, 3 बार में, तो 12 × 36 मतलब 36 वॉट आया, एक का पावर कितना आया 36 वॉट आया। अगर हम वही दूसरे का निकाले एंड P = V²/R, अगर दूसरे का निकाले तो 12 वोल्ट उसमें भी जा रहा है, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 12 है ना, तो 12 रेजिस्टेंस है, तो 12 कट गया तो कितना आ गया 12 वॉट आ गया। अब बताओ दोनों में से किसका पावर ज़्यादा हो गया बच्चों, तो पावर किसका ज़्यादा हो गया, तो 4 ओम का हो गया, ठीक है, 4 ओम हैव मोर पावर, इसके पास क्या होगा ज़्यादा पावर होगा। बात समझ में आए बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने इजीली सॉल्व कर दिया। तो जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन थे वो सभी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है बच्चों। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, खुद भी पढ़ें और उनको भी पढ़ाएं, साथ में मिलके ग्रुप डिस्कशन करें, जिससे आप लोग को ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। प्री बोर्ड के एग्जाम भी नज़दीक आ रहे और बोर्ड भी एग्जाम भी नज़दीक आ रहे, तो आप लोग जितना चाहो उतना ज़्यादा बुक सॉल्व करो, सैम्पल पेपर सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो बच्चों, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। बहुत सारे लिंक भी हमारे वीडियो के दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वो सब भी वीडियो जाके देख सकते हो। तो फिर बच्चों हम लोग मिलते हैं, टेक केयर।